चलो बेटा अपने माइकों को ऑफ कीजिए, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ बेटा जा। तो देखो आप, अगर आप कहीं को किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो बीच में अपना माइक ऑन करके मुझे बोल सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसे वापस आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। बीच में बोल सकते हो, जिसको प्रॉब्लम हो वो ही बोले, सभी माइक ऑन नहीं करें, क्योंकि आपके सभी माइक ऑन करेंगे तो क्या नेटवर्क बहुत बिजी हो जाता है, शोर बहुत आ जाता है, नॉइज, तो उससे क्या हमारी क्लास प्रॉपर, हम आप बोलोगे या मैं बोलूँगा वो क्या सुनाई नहीं देता अच्छी तरह से। तो अपने प्रीवियस क्लास में मैंने तीनों की अलग अलग क्लास कंडक्ट की थी, उसमें मैंने आपको जो तरंग का जो अपना चैप्टर चल रहा है उसका कंप्लीटली एक बेस तैयार करवा दिया था कि एक्चुअल में तरंग क्या है, तरंगों का किस प्रकार से डिवाइडेशन हो रहा है, किस प्रकार के हम उनको किस प्रकार तरंगों को हमने बांटा गया है। तो हमने तरंगों को बेटा, मैंने आपको तरंग की परिभाषा दी थी, किसी भी साम्यावस्था स्थिति में यदि कोई डिस्टरबेंस पैदा किया जाए, कोई विक्षोभ पैदा किया जाए, तो क्या उत्पन्न होती है, तरंग उत्पन्न होती है। अब हमने उसको माध्यम के आधार पर तरंगों को बांटा था, कंपन के आधार पर तरंगों को बांटा था, और ऊर्जा संरक्षण के आधार पर तरंगों को बांटा था। आपको पता होगा कि माध्यम के आधार पर तरंगों को दो भागों में बांटा गया था। एक तो कौन कौन सी तरंगे जरा बताओगे, अभी तो सेशन अपना फिर रिवाइज कर रहे हैं। हाँ बताइए, माध्यम के आधार पर तरंगों को कौन कौन से भागों में बांटा गया था। हाँ यस वेरी गुड, निखिल शर्मा ने सही कहा, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अच्छा यांत्रिक तरंगे क्या होती है, ऐसी तरंगे जो माध्यम की आवश्यकता होती हो, राइट, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे वो जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ जैसे मैंने उदाहरण दिया था प्रकाश तरंगे, है ना, राइट। अब उसके बाद अपन ने उसको कंपन के आधार पर बांटा था। कंपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अच्छा अनुप्रस्थ तरंग क्या थी, क्या कैसे बोलेंगे बेटा, कि तरंग की माध्यम के जो कण है, माध्यम के जो कण है वो तरंग संचरण की दिशा के कैसे करते हो, लंबवत गति। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जैसे मेरा, ये मेरी तरंग बह रही है ऐसे अक्ष में, और माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करो तो उसको क्या बोलते हैं, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के कैसे हैं, लंबवत है। उदाहरण क्या क्या दिए थे बेटा, किसी डोरी में उत्पन्न तरंगे, ये दिया था एक तो, और पानी में उत्पन्न तरंगे, और अच्छा अनुदैर्घ्य तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश गति करते हो, राइट, ये दिया था। अंतर आपको खूब पता लग गया कि अनुप्रस्थ तरंगे तरंग और गर्तों के रूप में होती हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में होती हैं। बेटा थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए आपका, दिव्यांश। इसके बाद हमने ऊर्जा संरक्षण के आधार पर बांटा गया था, तीन भागों में बांटा। ऊर्जा संरक्षण के आधार पर भी दो भागों में बांट लिया गया था, एक तो प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे। प्रगामी तरंगे बेटा वापिस समझ लीजिए, प्रगामी तरंगे ऐसे माध्यम में उत्पन्न होती है जिसमें एक सिरा तो बंधा हुआ हो और दूसरा सिरा फ्री हो, एक सिरा तो बंधा हुआ हो और दूसरा सिरा फ्री हो। ऐसे माध्यम में जब तरंग संचरित होती है तो साथ में ऊर्जा का भी संरक्षण होता है। ऐसी तरंगों को क्या बोलते हैं बेटा, प्रगामी तरंगे कहते हैं। यही कहा था मैंने, उदाहरण क्या था इनका, ध्वनि एवं प्रकाश की तरंग। देखो बेटा जैसे जिसमें
समझ लेना दोनों में अंतर, प्रगामी अप्रगामी तरंग है। प्रगामी तरंगों को प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, जबकि अप्रगामी तरंगों को स्टेशनरी वेव कहते हैं। दोनों में अंतर है। प्रगामी तरंगों में तो क्या होगा कि एक सिरा बंधा हुआ होगा, ड्रड होगा, जबकि दूसरा सिरा कैसा होगा, फ्री एंड होगा। तो जो जिसमें जैसे इसमें डिस्टरबेंस पैदा करेंगे तो एक वेव जाएगी, और वेव दोनों सिरे कैसे रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे। अब दोनों सिरे जैसे बंधे हुए रहेंगे तो क्या होगा बेटा कि जो ऊर्जा एक जैसे जाएगी वापस लौट कर वापस आएगी, तो ऊर्जा क्या संचरण नहीं होता है। तो इसका मतलब मैंने आपको उदाहरण बताया था कि दोनों सिरों की जब बंधी हुई होती है तो ऐसे वेव जाती है, फिर वापस इस सिरे से टकराएगी तो वापस वेव ऐसे लौट के आ जाती है। तो इसके प्रकार प्रगामी तरंगों में क्या बनते हैं, खंड या लूप बन जाते हैं। तो ये आपका पूरे तरह से आपको मैंने तरंगों के बारे में जो अपनी समरी थी वो बता दी थी। अब आप पर बेटा आगे चलेंगे कि प्रगामी तरंगें क्या है। बेटा एक अच्छा उदाहरण बता दो, जैसे पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें ये अनुप्रस्थ तरंग भी है और अनुदैर्घ्य तरंग भी है। अब बताओ कैसे, कोई समझा सकता है? मैंने आपको बताया था पानी की सतह पर, मैंने आपको बताया था कि अनुप्रस्थ तरंगें द्रव की सतह पर उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंगें ठोसों में और द्रव की सतह पर उत्पन्न होती है, यही बोला था। यस एंड नो? कि अनुप्रस्थ तरंगें ठोसों और द्रव की सतह पर उत्पन्न होती है, जबकि मैंने अनुदैर्घ्य तरंगों को क्या बोला था, ठोस में भी उत्पन्न होती है, द्रव में भी उत्पन्न होती है और गैसों में भी उत्पन्न होती है। तो मैं कह रहा हूं जल की सतह पर उत्पन्न जो तरंगें हैं वो दोनों प्रकार की है। कैसी? अनुप्रस्थ भी है और अनुदैर्घ्य भी है, यानी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूड, बोथ आर वेव। कौन सी? जल की सतह पर उत्पन्न तरंग। कैसे, कोई समझाता है? देखो बेटा मैं समझाता हूं कि जैसे पानी शांत पानी था, उसमें मैंने कंकड़ पटका तो आपने देखा था कि ऐसे ऐसे वेव आगे बढ़ती है। तो जो जल की सतह पर उत्पन्न तरंग हुई तो वो कौन सी तरंग होंगी, ट्रांसवर्स होंगी। जो जल की सतह पर उत्पन्न हुई वो कौन सी तरंग हुई, ट्रांसवर्स। यानी पानी के ऊपर जो जो चूड़ी जैसी अपने गोलाकार गोलाकार आगे बढ़ती है तो वो कौन सी हुई, ट्रांसफर वेव हुई। और लॉन्गिट्यूड वेव जो पार्टिकल वाइब्रेशन कर रहे हैं, जैसे जैसे गोल गोल हुआ तो वो पार्टिकल धीरे धीरे वाइब्रेशन करते हैं, तो वो कौन से हुई थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका मतलब क्या हुआ कि जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंग भी है और अनुदैर्घ्य तरंग भी है। आज हम अब स्टार्ट करते हैं बेटा, ये तो आपकी थ्योरी हो गई। अब हम मैथमेटिकल रूप में चलेंगे कि वास्तव में एक तरंग क्या है और तरंग का कोई समीकरण क्या होता है। तरंग क्या होती है और तरंग का कोई समीकरण क्या हो सकता है। बेटा वेव इक्वेशन हमको लिखनी है, वेव का समीकरण लिखना है। अब हम ये नहीं देखेंगे कि वेव के इक्वेशन लिखते समय कि तरंग अनुप्रस्थ है या तरंग अनुदैर्घ्य है। वेव कोई सी भी हो, चाहे अनुप्रस्थ हो चाहे अनुदैर्घ्य हो, हमें एक वेव इक्वेशन लिखनी है। तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें एक ऐसी जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि जिस पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क किस चीज का पड़ेगा, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी जो वेव है वो अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है। वो पहचानेंगे बेटा हम वाइब्रेशन। किससे पहचानेंगे, वाइब्रेशन। कि वाइब्रेशन किसका हो रहा है, कि वाइब्रेशन क्या चीज कर रही है। वाइब्रेशन का अर्थ मतलब है बेटा डिस्प्लेसमेंट, और क्या कह सकते हैं, प्रेशर, और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी डिस्प्लेसमेंट के आधार पर हम वेव का जो समीकरण लिखेंगे उसके आधार पर हम बताएंगे कि हमारी वेव अनुप्रस्थ है या हमारी वेव अनुदैर्घ्य है। तो अब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जर्नल इक्वेशन। मैं आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से लिखाऊं, अगर आप एक साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैं बेटा ये कह रहा हूं जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव यानी तरंग का एक व्यापक समीकरण, तरंग का एक व्यापक समीकरण।
तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरी कोई तरंग थी बेटा, मैंने इस प्रकार कोई मेरी एक वेव बनाई है, ये मेरी कोई वेव है, ये मेरी एक्स दिशा में इसका क्या हो रही डिस्टेंस, एक्स दिशा में मेरी कोई वेव जा रही है, और ये मेरा वाई दिशा में क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे एक जनरल इक्वेशन ऐसी लिखनी है जिस पर अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य का कोई फर्क नहीं पड़े, केवल फर्क पड़ेगा तो उसका वाइब्रेशन का फर्क पड़ेगा। वाइब्रेशन का अर्थ बेटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी तरंग के सापेक्ष डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है उसके आधार पर हम तरंग को पहचानेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये जो वाई दिशा में है ये क्या है मेरा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल का ये क्या है, विस्थापन। वाई दिशा में क्या लिया गया है बेटा, मैंने पार्टिकल का क्या लिया है, विस्थापन। और तरंग मेरी कैसे जा रही है, एक्स दिशा में। तरंग मेरी किस दिशा में जा रही है, एक्स दिशा में। तब बेटा मेरा जो तरंग है वो किस किस पर डिपेंड करेगी, तरंग है वो मेरी किस किस पर डिपेंड करेगी बेटा, तरंग मेरी डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एक्स दिशा में जा रही है, और कितने समय में मेरी वेव, कितने समय में वेव है जो कितनी डिस्टेंस तय कर रही है, कितने समय में जो वेव है वो क्या कर रही है, डिस्टेंस। 1 मिनट। हाँ, तो मैं जो वाई का जो इक्वेशन ऑफ समीकरण होगा मेरा बेटा, डिस्प्लेसमेंट समीकरण, वो किस किस का फंक्शन होना चाहिए, यानी हमारा जो वेव इक्वेशन में फर्क पड़ रहा है वो किसका पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का। तो वो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो किस किस का समीकरण होना चाहिए, एक तो तरंग द्वारा तय की गई दूरी, और कोई तरंग का पार्टिकल कितने समय में कहां पहुंचा, वो इस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब कि हमारी जो तरंग का डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन होना चाहिए किसका, एक्स का यानी दूरी का, और वाई यानी समय का। तो वाई है जो किस किस पर डिपेंड करता है, इसका मतलब वाई है जो किस किस पर निर्भर करता है बेटा, वाई किस किस पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब एक्स एंड टी, यानी किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दूरी और समय पर निर्भर कर रहा है, ये हमें पता चाहिए। तो इस प्रकार की हमारी कोई वेव होनी चाहिए। अब बेटा इस वेव के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई समीकरण हम जो लिख रहे हैं वो क्या वेव का है या नहीं है। तो उसके लिए बेटा क्या करते हैं कि, अच्छा बेटा एक नोट करके लिख लो कि हमारी वेव है क्या, नोट करके लिख लो कि वेव क्या है। तो लिख लीजिए, वेव एक, वेव यानी तरंग, वेव एक एसएचएम का कलेक्शन है। वेव एक क्या है, बहुत सारे एसएचएमओ का कलेक्शन है। वेव क्या है, क्या कलेक्शन ऑफ एसएचएम, यानी बहुत सारे जब एसएचएम होते हैं, बहुत सारे एसएचएम, एसएचएम क्या होता है बेटा, एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी किसी भी पार्टिकल की दूरी और समय के बीच जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कोई पार्टिकल एसएचएम करता है। किसी भी पार्टिकल स्थिति और समय के बीच में जो ग्राफ बनता है वो क्या कहलाता है, एसएचएम। तो बहुत सारे एसएचएम मिलकर एक वेव बना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि कोई एसएचएम हो रही हो तो वो, यानी कोई वेव में बहुत सारे एसएचएम हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे वेव में एसएचएम नहीं हो, ये कोई जरूरी नहीं है, यानी बहुत सारे एसएचएम मिलकर एक वेव बनाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जनरल कंडीशन, यानी वेव की गति की लिख लो, कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन क्या होनी चाहिए, किसी भी वेव को बताने के लिए उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि हम कैसे बताएंगे कि ये कंडीशन है, सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो एक ऐसे समीकरण को संतुष्ट करनी चाहिए बेटा जो हमारे, जो मैं बता रहा हूं उसको सेटिस्फाई करेगी, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये मेरी एक एसएचएम इक्वेशन है, यानी यह मेरी एक तरंग है। इसका मतलब वो कौन सी इक्वेशन है,
कि डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर अपॉन डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यदि कोई मेरी वेव दी गई है, वो वेव किस में है बेटा, आपको पता है वो y में दी हुई होगी। हमने बताया था y इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स टी। इस प्रकार की यदि कोई वेव दी गई है और वो वेव यदि इस समीकरण का पालन करे, वो वेव यदि इस समीकरण का पालन करें, तो हम कह सकते हैं कि दी गई समीकरण हमारी किसकी है, एक वेव की इक्वेशन है, यानी एक तरंग की समीकरण है। तो अब तरंग की समीकरण के जहां पर बेटा ये क्या है, v बराबर क्या है, लिख लीजिए, v बराबर है स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी, यानी तरंग स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी, यानी वेव वेलोसिटी है बेटा। v क्या है, वेव वेलोसिटी। स्क्वायर क्यों लगाया बेटा मैंने, देख लीजिए, अच्छा यहाँ v स्क्वायर था, यहाँ v स्क्वायर था, इसलिए मैंने क्या लगाया था, स्क्वायर। सिंपली क्या कह सकते हैं, v क्या है, एक वेव वेलोसिटी है, v क्या है, वेव वेलोसिटी। y क्या था, डिस्प्लेसमेंट, y क्या था, डिस्प्लेसमेंट, जो किस किस का फंक्शन हो सकता है बेटा, x एंड t का। तो इस प्रकार की हमारी जो समीकरण है वो एक वेव कहलाती है। अब मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं। जैसे मैं कोई एक वेव का समीकरण ले रहा हूं बेटा, y बराबर a साइन, आपकी बुक में ये चीजें नहीं दी गई है, समझ लीजिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है बेटा। किताब में तो बहुत कुछ कम दिया हुआ है, लेकिन अगर आप वेव को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि मैं अगर आपका सिलेबस कराना चाहता हूं तो शायद ये चैप्टर 3 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन से पढ़ा रहा हूं। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट 12th में भी पढ़ा होगा तो भी वो सोचेगा कि इतना तो हमने वेव पढ़ी नहीं, फिर भी मैं आपके लेवल को ध्यान रख के, बहुत कुछ है। तो मैं कोई एक समीकरण ले रहा हूं, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो मैं कहूंगा कि क्या ये इक्वेशन, क्या एक तरंग समीकरण है या नहीं है, क्या ये इक्वेशन तरंग समीकरण है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा, यदि कोई मेरी इक्वेशन दी हुई है y, और यदि कोई ये मेरी डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर v स्क्वायर, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का यदि पालन करे, तो ये मेरी वेव इक्वेशन होगी, तरंग का समीकरण होगा, वरना तरंग का समीकरण नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, और देखो y जो मैंने कहा किस किस का फंक्शन होना चाहिए, किस किस पर डिपेंड करना चाहिए, x और t पर। देखो ये तो x रहा, ये क्या है, t। ओमेगा और k क्या है मैं वो अभी बताऊंगा, ओमेगा k क्या है वो अभी बताऊंगा, इसको छोड़ दीजिए। a क्या है इसका, ये भी मैं बताऊंगा, बस आपको तो ये समीकरण दी गई है कोई, इसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी मैं करूंगा। तो क्या ये वेव समीकरण है, तो क्या करना है बेटा, एक बार इसका y का के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है, इधर क्या करना है, y का 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यदि मैं 2 बार अवकलन इसका कर लूं और ये मेरे इक्वेशन आ जाए, बराबर आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक वेव समीकरण है, वरना नहीं है। तो पता लगाएं। तो मैं पहले कह रहा हूं कि डेल y अपॉन डेल टी करूं, डेल y अपॉन डेल टी, तो बटा बटा क्या आएगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब क्या है, x तो क्या रहेगा, फिक्स, किसके सापेक्ष होगा, k के सापेक्ष। तो क्या होगा बेटा, a, और बताओ cos का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब केस तो क्या है, फिक्स, लेकिन इसका होगा ओमेगा टी, यानी टी का तो कितना हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा ओमेगा, यानी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी एक बार और पार्शियल इक्वेशन डिफरेंस, आपने मैथ में पढ़ा होगा, पार्शियल डिफरेंशियल पढ़े होंगे, मैं वही काम कर रहा हूं, बराबर दोबारा मैं करूं, साइन का बेटा क्या हो जाएगा, कोस, आयाम का a, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष करना है, t माइनस के एक्स। तो cos का अवकलन क्या होता है बेटा, माइनस, ओमेगा पहले से ही है, अगर मैं वापस इसका करूंगा तो t का कितना हो जाएगा 1, और ओमेगा t, यानी ओमेगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स।
अच्छा बेटा, ये साइन, पहले साइन था ना, तो यहाँ देखो d2y, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। साइन का कितना का, सॉरी ये गलत हो गया, साइन था, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या थी, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये थी हमारी साइन। तो जब मैं टी के इसका अवकलन कर रहा हूँ टी के चौबक, तो साइन का कितना हुआ, कॉस, कॉस का वापस क्या हो जाएगा, साइन। तो हमारी इक्वेशन आ गई, दोबारा लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर, चलो हम दोबारा कर लेते हैं इसको। देखिए ये हमारी इक्वेशन थी, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारी इक्वेशन थी, क्लियर। तो मैं इसका dy बाई डी टी बराबर a साइन का क्या हो जाएगा बेटा, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी का करूंगा टी का 1, ओमेगा का ओमेगा, दोबारा करूंगा d2y अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर ओमेगा ए, कॉस का क्या हो जाता है बेटा, माइनस साइन, तुम विद माइनस आगे लगा दिया, इनटू ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा का वही वापस टी का 1, ओमेगा का यानी क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया d2y अपॉन डी टी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, अब हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और निकालना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या करना पड़ेगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अब टी क्या रहेगा बेटा, फिक्स, किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, वाई बराबर क्या है, अगेन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही है। तो देखो ए साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ओमेगा टी क्या रहेगा, फिक्स, माइनस के एक्स, एक्स का 1, तो आगे क्या आ जाएगा, के, आगे क्या आ जाएगा, के, और ये कैसा है, माइनस, तो इसके साथ में क्या लग जाएगा, माइनस। तो इसके साथ में इसको बराबर यहां लगा लो विद माइनस। एक बार और कर दो बेटा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, अब डायरेक्ट करो, के एक और आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन कॉस का वजन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मेरी इक्वेशन है। तो अब मैं दोनों इक्वेशन बेटा, ये मेरी इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशनों को मैं यदि भाग दे दूं तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी। तो बेटा मैं भाग दे देता हूं समीकरण 1 को समीकरण 2 में, यानी डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या दे दिया बेटा, बराबर। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की इक्वेशन क्या थी बेटा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, अब याद रखो साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स बटे, इसकी क्या इक्वेशन थी बेटा, माइनस का के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बेटा देखो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कट गया पूरा, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब क्या, ओमेगा स्क्वायर बटे के स्क्वायर, ये बराबर ये। तो बेटा मैं इसको तो यहां लिख लू डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पक्षांतरण करके इधर ले जाता हूं, तो क्या बन गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये मेरा आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरी इक्वेशन है क्या इसी प्रकार की है कि डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम इससे अगर इसकी तुलना करें तो वी स्क्वायर बराबर क्या है बेटा, ओमेगा बाई के, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी इक्वेशन जो दी गई है वो जनरल इक्वेशन को फॉलो कर रही है, यानी कंडीशन जो हमें दी गई है एक व्यापक समीकरण का पालन कर रही है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन थी कौन सी, कि y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या कह सकते हैं, एक तरंग का समीकरण है। क्या कह सकते हैं, एक तरंग का समीकरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये मेरा एक तरंग का समीकरण है। तो अब हम कोई भी इक्वेशन लें तो उसको हम बता सकते हैं कि ये मेरा तरंग का इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहली बात, इट इज द बेसिक, कि सबसे पहले पहचाने कि कोई तरंग है या नहीं। यस एवरीबॉडी फीडबैक,
ये चीज समझ आई कि नहीं आई? बीच बीच में बोलते रहे। हाँ भाई, कोई बताएगा? दिव्यांशु। हेलो। 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 हाँ भाई। हाँ, आरती। आरती ऑन करके गायब। रोहित। ये भी गायब। उमेश कुमार। हेलो। हाँ, आरती कुछ बोल रही हो? 1 मिनट। हाँ, कुछ कह रही हो बेटा? कुछ समझ आ रहा है? ठीक। हेलो। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आई थी मेरी आवाज। अच्छा। नहीं तो ये बताओ मुझे, जो मैं लिखा था, अब जो इक्वेशन जो मैंने लिखी थी, मैं कह रहा हूँ जो मैंने अभी तक समझाया। अरे बेटा, अपनी बातें बंद। कुछ नहीं तो मैं दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ। अब तो आ रही है ना मेरी आवाज? अब भी कम आ रही है? यार आपके वहीं से प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से बिल्कुल सही है। और एवरीबॉडी, और किसी को? पूजा। आप आपका वॉल्यूम बढ़ाओ यार, आपकी आवाज तो मुझे बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। मेरी आवाज कम कैसे आती है? तो तो फिर मैं ये इक्वेशन को वापस क्लियर करूं? चलो मैं वापस कर रहा हूँ इक्वेशन को, वापस देखना ना। हाँ। बेटा, मैंने कहा था कि कोई भी जो मेरी वेव समीकरण है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मैं एक समीकरण लेके चला था। तो क्या एक तरंग समीकरण है या नहीं है, उसका कैसे पता लगाएंगे?
तो मैंने कहा था इसका पता लगाने के लिए एक तरंग समीकरण के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि यदि कोई ये इक्वेशन दी हुई इक्वेशन है, वो यदि इस समीकरण का फॉलो करे, यानी इस ऐसे समीकरण जैसी आ जाए, तो कह सकते हैं कि ये एक तरंग समीकरण होगी। अब वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर इंटू, नहीं 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 नहीं, अब भी आवाज नहीं आ रही। चलो थोड़ा कोऑपरेट करो, क्या करें इसमें तो। अब नहीं नहीं, मैंने वो लगा लिए, ईयरफोन लगा लिए, ब्लूटूथ हटा दिया मैं सबसे अच्छी उससे। हाँ तो, हाँ तो मैंने हटा दिए वो, अब मैंने चेंज कर दिए तो अब इससे अच्छी आ रही होगी। देखो थोड़ा सुनने की कोशिश करो ना। तो मैंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, चलो वो अपने ऊपर हो। तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यदि कोई समीकरण इसका पालन करे। बेटा अपना माइक ऑफ करो एक बार। हाँ, यदि इस समीकरण का पालन करे, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की इक्वेशन का, यदि कोई दी गई इक्वेशन इसका पालन कर जाए, यानी ये इस प्रकार की इक्वेशन आ जाए, तो कह सकते हैं कि दी गई समीकरण है वो हमारी एक तरंग की समीकरण होगी। इसको मैंने ये बताया था बेटा कि आपने नोट कर लिया होगा कि ये जो मेरी समीकरण है इसका y का 2 बार t के सापेक्ष अवकलन करना है और y का 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करना है। 2 बार t के सापेक्ष अवकलन करना है और 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करना है। और तब हमारी जो इक्वेशन आई थी वो ये आई थी वी स्क्वायर। बेटा माइक किसका ऑन है? बेटा माइक, बेटा अपने माइक ऑन ऑफ रखो यार। हाँ, तो मैंने ये कहा था कि जो अपनी इक्वेशन है इस प्रकार की आ गई थी, वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। कब आई थी? जब y का 2 बार t के सापेक्ष अवकलन किया और y का 2 बार x के सापेक्ष अवकलन किया, तब हमारी ये समीकरण बन के आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ था कि ये जो हमारी समीकरण थी ये डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर समीकरण का क्या कर रही थी? पालन कर रही थी। तब हम कह सकते थे कि y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एक तरंग की समीकरण है। ये मैंने बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वी स्क्वायर बराबर एक रिलेशन आया बेटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। वी स्क्वायर बराबर क्या आया? ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो मैं अब बता रहा हूं आपको वी क्या है। वी का मैंने बोला था क्या है? वेव वेलोसिटी। तो मैं उसके बारे में कंप्लीटली बताऊंगा क्या है। तो मैं एक समीकरण लेके चल रहा हूं बेटा, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने क्या कहा? जैसे ये मेरी कोई तरंग है, इसकी मैं तरंग समीकरण बना रहा हूं बेटा। ये x दिशा में जा रही है और ये पार्टिकल जो ऊपर नीचे चल रहा है ये मेरे समय के सापेक्ष कण की क्या है? स्थिति है। यानी x पार्टिकल तो इधर चल रहा है और ये समय के सापेक्ष कण की स्थिति को बता रहा है। तो बेटा ये जो पार्टिकल ने ये जो विस्थापन किया ये कहलाता है ए। ये क्या कहलाता है? ए। राइट। तो मैं सबसे पहले परिभाषा लिखा रहा हूं कि ए क्या है। यानी ए का मतलब होता है बेटा आयाम। आयाम को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। आयाम को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो आयाम क्या कहलाता है बेटा? कहेंगे माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। यानी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। देखो ये हमारी माध्य स्थिति, इससे मेरा ये अधिकतम विस्थापन हुआ, ये अधिकतम विस्थापन, तो ये क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं बेटा? अधिकतम विस्थापन। आप लिख लीजिए, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। दूसरी एक परिभाषा और लिख लीजिए बेटा, लैम्डा। ये परिभाषा लिखती जाइए, मैं एक रिलेशन लिखाऊंगा। फिर नंबर 2 पे लिख दीजिए लैम्डा। लैम्डा को बोलते हैं बेटा तरंग दैर्ध्य। इसकी तो परिभाषा मैंने पहले भी बता दी थी। क्या बताई थी आपकी? दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं।
यानी जैसे मेरी ये कोई वेव है, ये x विस्थापन है, ये मेरा y डिस्प्लेसमेंट था, तो मेरे ये दो सुरंग थे, तो इनके बीच की ये दूरी कहलाती है, ये क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य। इसका मतलब परिभाषा क्या कहेगी बेटा? दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो क्रमागत सुरंग या गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य। क्लियर? तो मैंने दो परिभाषा बता दी आपको, एक तो आयाम की जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी बता दी मैंने आपको तरंगदैर्घ्य की। या और एक कह सकते हैं कि ये बेटा देखो, यहां से चला ये मेरा आधा आवर्तकाल हुआ, यहां से चला ये मेरा पूरा आवर्तकाल, यहां से यहां, यानी पार्टिकल यहां से यहां तक चला, यही यानी एक पूरे आवर्तकाल को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक आवर्तकाल में जितना समय लगता है, जितने समय में जितनी दूरी तय करती है, उसको भी हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। परिभाषा दूसरी लिख सकते हो, आवर्तकाल के समय में, एक आवर्तकाल के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक आवर्तकाल के लिख रहा हूं मैं, एक आवर्तकाल के, हाँ ऑफ कर दीजिए, मैं लिख रहा हूं, एक आवर्तकाल के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है, जितनी दूरी तय करती है, जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं, उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगली परिभाषा लिखिए बेटा, आवर्ती। आवर्ती को मैं एफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कहीं कहीं बुक में तुम्हारे एन के द्वारा भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या तो एफ के द्वारा या एन। तो आवर्ती की परिभाषा लिख लीजिए बेटा, किसी कण द्वारा, किसी कण द्वारा प्रति सेकंड, किसी कण द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को, में किए गए किए गए कंपनों की संख्या को, किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। इसका मतलब बेटा, जो मेरी आवर्ती होती है वो प्रति सेकंड यानी 1/t कहलाती है, यानी आवर्ती f बराबर 1/ आवर्तकाल। आवर्ती t बराबर 1/ आवर्तकाल। क्योंकि बेटा ये आवर्तकाल कहां से आया, ये देखिए, ये आवर्तकाल ये वाला है कि एक आवर्तकाल, एक आवर्तकाल का मतलब t, एक आवर्तकाल का मतलब t। और कौन सा आवर्तकाल होता है बेटा, ये देखिए कि ये देखो यहां से चली, मैं दोबारा बता देता हूं, आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब ये है बेटा, यहां से कोई वेव स्टार्ट हुई, ये आधा आवर्तकाल कहलाता है, और ये मेरा पूरा आवर्तकाल कहलाता है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो तरंग बनी वो कहलाता है एक आवर्तकाल। तो एक आवर्तकाल में वेव कितनी बार चेंजेज हुई, कितनी बार चेंजेज हो रही है बेटा? 2 बार। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। क्या कह सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, क्योंकि एक बार तो ये चेंज हुई और एक बार ये चेंज हुई, तो ये कहलाती है। तो आवर्ती एफ बराबर 1/t, टी कितनी बार चेंजेज हुआ? एक बार और 2 बार, तो आवर्ती बराबर 1/2। आवर्ती का जो मात्रक होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी मात्रक होता है बेटा, वो कहलाता है हर्ट्ज, हर्ट्ज, HZ। तो मैंने 3 परिभाषा बता दी आपको, आयाम की परिभाषा बता दी, तरंगदैर्घ्य की परिभाषा बता दी, आवर्ती की परिभाषा बता दी। अब एक अलग परिभाषा और बता रहा हूं बेटा, जिसे बोलते हैं बेटा संचरण नियतांक। चौथी परिभाषा लिखिए, 4 नंबर, संचरण
नियतांक। संचरण नियतांक को क्या होती है, उसे k के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे समीकरण में आ रहा था y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, वही k है ये। तो मैं अभी इक्वेशन को वापस लिखूंगा, देखना। तो k क्या कहलाता है, संचरण नियतांक। तो परिभाषा क्या कहेंगे बेटा, लिखो। 2 पाई दूरी में, 2 पाई दूरी में तरंग दैर्ध्य की संख्या, 2 पाई दूरी में तरंग दैर्ध्य की संख्या, 2 पाई दूरी में तरंग दैर्ध्य की संख्या को के कहते हैं। के का मतलब संचरण नियतांक कहते हैं। 2 पाई दूरी में तरंग दैर्ध्य की संख्या को क्या कहते हैं, संचरण नियतांक कहते हैं। इसे कोणीय तरंग संख्या भी कहते हैं। इसे कोणीय तरंग संख्या भी, कोणीय तरंग संख्या भी कहते हैं। परिभाषा देखिए बेटा, 2 पाई दूरी, 2 पाई दूरी में तरंग दैर्ध्य की संख्या को, तो डायग्राम बनाए। जैसे बेटा ये मेरी वेव थी, पाई का मतलब बेटा कितना होता है, 180। मैंने आपको क्लास में भी बताया था इसको तोड़ने के लिए। ये मेरा 0 होता है, ये मेरा पाई/2 होता है, और ये मेरा क्या होता है, पाई। यही बताया था मैंने कि नहीं बताया? नहीं, ऐसे नहीं बताया था। क्या बताया था बेटा, ये बताया था 0 से t। इसका मतलब 0 से t क्या कहलाता है, एक आवर्तकाल कहलाता है। तो ये आवर्तकाल कितना था बेटा, t/2 आवर्तकाल। तो अगर मैं इसको कोण के रूप में, रेडियन के रूप में लिखूं, तो 0 से जो आधा आवर्तकाल वो किसके बराबर होता है, पाई के, और पूरा आवर्तकाल किसके बराबर होता है बेटा, 2 पाई। राइट, यही बताया था। तो मैंने क्या कही परिभाषा में, क्या की, 2 पाई दूरी में, 2 पाई दूरी में तरंग दैर्ध्य की संख्या कितनी है बेटा, तरंग दैर्ध्य की संख्या बताओ कितनी है। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है, लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाई, एक लैम्डा। तो इसका मतलब तरंग संचरण नियतांक के बराबर 2 पाई दूरी में तरंग दैर्ध्य कितनी है बेटा, लैम्डा। तरंग दैर्ध्य कितनी कहलाती है, लैम्डा। तो ये कहलाती है तरंग संचरण नियतांक। इसको संचरण नियतांक कह सकते हैं या कोणीय तरंग संचरण। तो के बराबर 2 पाई लो। अगर अब बेटा मात्रक क्या हो जाएगा इसका, पाई किस में लेते हैं, रेडियन में, और लैम्डा किस में लेते हैं, मीटर में। तो मात्रक हो जाएगा बेटा रेडियन पर मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन पर मीटर। राइट। हाँ भाई, अब तो सही आवाज आ रही है ना? हाँ, क्लियर होता चल रहा है? ओके, बता देना जहां भी क्लियर नहीं हुआ ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट परिभाषा लिखा रहा हूं मैं 5वें नंबर की। देख लीजिए, ये मैंने परिभाषा लिखाई थी। आगे बोर्ड के जरा स्टडी मटेरियल भी अपलोड। 1 मिनट, हैंग हो रहा है सिस्टम, 1 मिनट। हाँ बेटा, मैसेज मेरे पास भेजा था जिनका, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है वो एक्सेप्ट नहीं, अब क्यों मैं एक्सेप्ट करूंगा तो वापस सिस्टम मेरा डिकनेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरे पास मैसेज उन्होंने अब भेजा होगा जब क्लास चालू होने के बाद। अब क्योंकि अब मैं अगर उसको एक्सेप्ट करता हूँ तो आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है, नहीं क्या? हो सकता है सिस्टम में कुछ आ रही हो, हैंग हो जाता है काफी बार सिस्टम। हाँ देख।
हाँ तो बेटा नेक्स्ट परिभाषा लिखिए तरंग चाल। नेक्स्ट परिभाषा तरंग चाल v, इसको बोलते हैं तरंग चाल। मैंने अभी बोला था इसको v वेव वेलोसिटी बताया था ना, वो v स्क्वायर बराबर एक रिलेशन आया था ओमेगा स्क्वायर बाई के, तो इसको बोलते हैं वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी। वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी। तो तरंग चाल क्या कहलाती है बेटा? तरंग चाल आपने देखा होगा कि कोई वेव आगे बढ़ती है तो यानी किसके द्वारा? विक्षोभ द्वारा। तो लिख लो किसी माध्यम में, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में विक्षोभ के द्वारा यानी डिस्टरबेंस, विक्षोभ के द्वारा, विक्षोभ के द्वारा एक सेकंड में, विक्षोभ के द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को, एक सेकंड में तय की गई दूरी को, एक सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। दूरी को तरंग चाल कहते हैं। यानी एक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा? तरंग चाल। इसका मतलब किसी माध्यम में विक्षोभ द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। इसका मतलब तरंग चाल v बराबर किस किस का फंक्शन होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य। तो v बराबर f इंटू लैम्डा। इसका मतलब f बराबर क्या होता है बेटा? 1/t। तो v बराबर क्या हो गया? लैम्डा बटे, v बराबर क्या होगा? लैम्डा बटे t। दूसरा क्योंकि f बराबर क्या है? 1/t। और रिलेशन क्या हो सकते हैं? अब बेटा v बराबर हमने लिखा था v बराबर लैम्डा बाई टी है। इसमें मैं ओमेगा को ऊपर नीचे गुणा कर दूं, ओमेगा का ऊपर गुणा कर दिया और ओमेगा का ही नीचे गुणा कर दिया, ओमेगा का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो क्या बना बेचा? क्या बना? ओमेगा लैम्डा बटे ओमेगा टी, ओमेगा लैम्डा बटे ओमेगा टी। अगर ऐसे नहीं कर पाओ, अगर आपको फिर इसमें रिलेशन में और बड़ा हो जाएगा बेटा। एक शॉर्ट तरीका और याद आया मुझे कि इसको ऐसे करो, ओमेगा से गुणा मत करो, आपको और आसानी हो जाएगी। कि ये हमने देखा था कि v बराबर लैम्डा बाई टी। तो बेटा देख t बराबर, चूंकि t बराबर हम क्या जानते हैं कि यहाँ से लिख लो डायरेक्ट t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। ये हम एक रिलेशन जानते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था। तो यदि मैं t की वैल्यू रख दूं तो लैम्डा बराबर 2 पाई और ओमेगा कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा लैम्डा बटे 2 पाई। अब बेटा ये क्या बना? इसका मतलब ये बन गया, देखो अपने पास कि लैम्डा अपॉन 2 पाई ये ओमेगा बाई के, जहां मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था? के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये कहलाता है तरंग समीकरण नियतांक। ये क्या कहलाता है? तरंग समीकरण नियतांक। तो हमारे बुक में भी एक रिलेशन दिया गया है कि आपस में रिलेशन फ्रीक्वेंसी का, तरंग समीकरण नियतांक का, इनका एक रिलेशन दिया हुआ है। हाँ आवाज नहीं है तो v बराबर लैम्डा बाई टी तक समझ आ गया। उसके बाद बेटा t बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो क्लास लेनी है, कोई जाए निकल जाओ नहीं तो। हाँ हेलो, आवाज व- मैं 1 मिनट एक बार क्लास को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए मैं देखता हूँ क्या सिस्टम है ना।